एवरीवन, वेलकम टू योर फर्स्ट लेक्चर। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि टेक्निकल इशू उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल का जो हमारा लेक्चर था ऑन डेफिनेशन ऑफ आर्काइव्स, उसको हम आज पढ़ेंगे। और म्यूजियम्स का डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसका। आई होप सबको विजिबल होगा ये। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम आर्काइव्स के बारे में बात करेंगे और इनके डेफिनेशन क्या है और किस टाइम पे किस तरीके से आर्काइव्स को डिफाइन किया गया था। ठीक है। तो पहला हमारा ये है कि एक इंट्रोडक्शन के थ्रू हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो जो आर्काइव्स हैं, इसको 18th सेंचुरी में आर्काइव्स और डिपॉजिटरीज बननी शुरू हुई थी। सो इन 18th सेंचुरी, अब पहली बात, हर एक कंट्री में आर्काइव को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है थ्रू आउट टाइम। ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग डेफिनेशंस आर्काइव्स की रही हैं। सो पहली जो 18th सेंचुरी में आर्काइव का डेफिनेशन जो था, उसको डिफाइन किया जाता था एज लीगल डिपॉजिटरीज और आर्सेनल ऑफ लॉ। लीगल डिपॉजिटरी क्या होता है कि जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानूनी दस्तावेज वगैरह रखे जाते हैं, उसको लीगल डिपॉजिटरी माना जाता था। ठीक है। तो 18th सेंचुरी में दे वर सीन एज लीगल डिपॉजिटरीज और आर्सेनल्स ऑफ लॉ। एंड ये जो डेफिनेशन था वो बाद में चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? 19th एंड 20th सेंचुरी में, जहाँ पे इसका मीनिंग चेंज होने के बाद इसको इंस्टीट्यूशनल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड आर्सेनल ऑफ हिस्ट्री के जैसे जाना जाने लगा। अब पहले जो इसका मकसद हुआ करता था, इसमें जो आउट ऑफ सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जिनको कोई भी ऑफिस यूज नहीं करता था, उसको एक जगह इकट्ठा करके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाना, उसको हम बोलते हैं कि ये उस टाइम पे लीगल डिपॉजिटरी की तरह आया। लेकिन बाय 19th एंड 20th सेंचुरी इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के नज़र से भी देखा जाने लगा। लोगों ने ऐसा देखा कि इन डॉक्यूमेंट्स से हम और क्या पढ़ सकते हैं और क्या किसी कल्चर के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है रफली, जो 18th 19th सेंचुरी है, ये हमारा कॉलोनाइजर्स वाला टाइम पीरियड है, जब कॉलोनीज बनाई जा रही थी और यहाँ पे अलग अलग जो आज डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई दूसरी पावर आके रूल कर रही थी। तो जो ये कॉलोनाइजर्स थे, इन्होंने कॉलोनीज में उनकी हिस्ट्रीज को जानने, उनके कल्चर को जानने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस को मद्देनजर रखते हुए ये आर्काइव्स को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। So the historical developments from 19th century through 20th century changed the meaning of the archives, and they were known as institutions for historical research that were rooted in public administration. ठीक है। And they can also be termed as institutions for historical research or arsenals of history. So इंडिया का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्काइव जो है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टेशन करने वाली जो जगह है, वो है हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है, अलग अलग रीजनल आर्काइव्स में भी बांटा गया है। जो नेशनल आर्काइव का मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है, एंड देर आर रीजनल ब्रांचेस पौंडीचेरी में, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं आजकल, जयपुर में, भुवनेश्वर में और भोपाल में। तो ये रीजनल आर्काइव के रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे जो इन स्टेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जगह मिलती है। और जैसे अगर आप पीछे देखेंगे, आज की स्लाइड में जो पीछे इमेजेस हैं, ये बीकानेर आर्काइव की इमेजेस है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो किसी भी आर्काइव में, ये तो बीकानेर आर्काइव है, ये बही खाता है, ये 1947 से लेके इन लोगों ने जमा करना शुरू किया था। तो उदयपुर सरहद है, फिर अलग अलग सरहदें हैं जहाँ से वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, वहाँ से इन लोगों ने बीकानेर में उसको स्टेशन कर रखा है। तो अभी आप ये इमेजेस देख लीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने फाइल में डाल के, क्योंकि बीकानेर में मोस्टली चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, इस वजह से इन्होंने इसको लाल पेपर पे लपेट के या प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे एक
बहुत पुराना 18 या 19 सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको ये जो बंडल बना रखा है यहाँ पे, इस बंडल में दिखेंगे। इस तरीके से ये सारे आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन का, तो बेसिकली हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी एक आर्काइव होती है, एक सेंट्रल आर्काइव होती है, एंड इन एडिशन टू दैट, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हर एक स्टेट की अपनी एक आर्काइव होती है। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आर्काइव्स आई हैं, तो उससे पहले के हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता था, यार हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, दैट्स सर्टेनली रॉन्ग। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते थे, वी हैड आवर ओन यूनिक वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री, एंड जो हम लोगों ने अपने हिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट किए हैं वो महाभारत के थ्रू, पुराण के थ्रू, संघ लिटरेचर में, संघ लिटरेचर रिटन बाय जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, एंड देन वी आल्सो हैड इंस्क्रिप्शंस एंड एपिग्राफ्स एंड जैसे अशोक मौर्य का जो पिलर एडिक्ट है या फिर जो उसका रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, सो ये अलग अलग तरीका होता था इंडिया का अपना हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर हम एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की बात करें, तो वो वाला इंडिया में जो सेटअप था वो आया था विद द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ। तो जो हमारा वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री था वो, उसमें हम लोग थोड़ा माइथोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते थे, एंड वी यूज टू राइट हिस्ट्री थ्रू अ नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें स्टोरीज वगैरह ज़्यादा होता था, एग्जाम्पल ज़्यादा होती थी। तो जो जीनियोलॉजिकल हिस्ट्रीज हैं रूलिंग क्लैंस की, या जो वंशावलीज होती हैं, वो भी हमारा एक तरीका था हिस्ट्री लिखने का। एंड हाउएवर ये जो रिकॉर्ड्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे विद टाइम डिटेरियोरेट हो चुके हैं, एंड दे हैव बीन लॉस्ट टू अस। तो ये पुराने रिकॉर्ड्स बहुत ही कम, जैसे महाभारत के लिए उसको बहुत रिक्रिएट करने के बाद हमारे पास अलग अलग टाइप से वो आया है। पुराण में भी बहुत सारे हैं, जैसे स्कंद पुराण का जो पहला मैन्यूस्क्रिप्ट हमको मिला था वो नेपाल 16 सेंचुरी में मिला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली प्रिजर्व करने के बाद हम लोग को मिलती हैं, क्योंकि इंडिया में एक हिस्ट्री रहा है कि अलग अलग एरिया से लोग आके इन्वेजन हुआ है, उस वजह से भी, और विद इन भी आपस में विद इन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स लड़ाइयाँ होती थी राजाओं की या गढ़ों की। तो उसमें भी बहुत सारा हिस्ट्री मिटाया जाता था। एक जो विक्ट्री हो चुकी है जिस राजा की, वो दूसरे राजा को डिमोलिश करता था बाय इरेजिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट रूलर एंड दैट डायनेस्टी। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुआ था, चेंज इन स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में हुआ था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में आई, दे इंट्रोड्यूस इंडिया टू मॉडर्न आर्काइवल एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो ये इमेजेस में देख रहे हो ना, ये सारा मॉडर्न तरीका है आर्काइव रखने का, जिसमें हम अल्फाबेटिकली इनको डालते हैं कि ए से पहले आएगा, फिर बी से पहले आएगा, फिर पेपर प्रिजर्वेशन होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन होता है, पाम लीफ प्रिजर्वेशन होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के केमिकल यूज करके इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर अभी तो हमारे पास और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम उसको स्कैन करके रखते हैं। सो इन केस अगर पेपर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो हम लोगों की ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश का सबसे पहला ये जो था 1891 में, इन्होंने 11 मार्च ऑफ 1891 इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट सेटअप किया था इंडिया में पर्टिकुलरली कोलकाता में। अब मोस्टली जो ये आर्काइव्स हैं या फर्स्ट म्यूजियम्स हैं, ये हमारे कोलकाता में ही सेटअप हो रहे हैं या कलकत्ता में सेटअप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का सबसे पहला जो बेस बना था, जो इनका फोर्ट बना था, वो कलकत्ता में इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, एंड बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स की कैपिटल कलकत्ता था। इस वजह से ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं सबसे पहले कलकत्ता में सेटअप हुए थे। तो 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कलकत्ता में सेटअप हुआ है, एंड इट कैन बी सीन एज इंसेप्शन ऑफ आर्काइव्स। ठीक है, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिपॉजिटरी बनाई गई फॉर नॉन करेंट डॉक्यूमेंट्स। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिपॉजिटरी क्या है कि एक बिल्डिंग को हम डेडिकेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे हम लोगों के घर में स्टोर रूम होता है जहाँ हम अपना सारा सामान स्टोर करके रख देते हैं कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिपॉजिटरी हैं, वहाँ पे हमारे सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स
और लीगल डॉक्यूमेंट्स, और सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो अभी करंटली सर्कुलेशन में नहीं है, मतलब करंटली हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आर्काइव में हमको 1857 का सामान भी मिलेगा, 1947 का भी मिलेगा, 1950 का भी मिलेगा, 1980 का भी मिलेगा, और 2010 या 11 तक का भी मिलेगा। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ कम होते हैं, क्योंकि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को रखना, क्योंकि अभी वो सर्कुलेशन में है, अभी उनमें काम चल रहा है। सो जो पास्ट 10 ईयर 10 ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आउट ऑफ सर्कुलेशन जा चुके हैं या जिन पे काम हो चुका है, वो सब हमको आर्काइव्स में मिल जाता है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालने का सिर्फ एक मकसद होता है, दिस इज डन इन ऑर्डर टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द पीपल। ठीक है, कॉलोनियल टाइम पे ये ज़्यादा लागू होता था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो चाहते थे ऑन द कॉलोनाइज्ड पीपल। ठीक है, बट अभी जो आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स है उससे स्मूथ गवर्नेंस, यानी कि अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर इशू हो रहा है किसी बात पे, तो वील से कि पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं या पहले सेम इशू के लिए क्या एक्शन प्लान लिए गया है। तो एक स्मूथ गवर्नेंस के लिए, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सो बेसिक ये कि क्या इनका पहला रोल था आर्काइव्स का, और अभी इनका रोल कैसे चेंज हो चुका है। इंट्रोडक्शन में हमने इतना देखा अभी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ द टर्म, कि कोई भी ये जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, एक सेकेंड, मेरा वॉइस क्लियर है सबको या कुछ इशू आ रहा है? ठीक है, मैं दोबारा से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सो दैट हम दोबारा से शुरू कर सकें। सॉरी, वेट, मैं अभी कनेक्ट करती हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे थे ऑन द ओरिजिन ऑफ द टर्म, कि कैसे ये टर्म यूज हुआ है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो जितने भी ये टर्म्स हैं ग्रीक और लैटिन ओरिजिन, क्योंकि हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, और जैसा हिंदी या बाकी जो मलयालम है उसका रूट हमारा संस्कृत में है, वैसे ही मोस्टली जो इंग्लिश के वर्ड्स है उनका रूट ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में है। सो बेसिकली जो आर्काइव है, ये जो वर्ड है, इसको ग्रीक वर्ड आर्कियन उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट हाउस और अ बिल्डिंग, और अ हाउस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। जो मैजिस्ट्रेट के लिए टर्म है उसको आर्के बोलते हैं, जिसका मीनिंग बेसिकली मैजिस्ट्रेसी होता है। सो अगर हम क्यों इन वर्ड्स को जान रहे हैं, अगर हम इन वर्ड्स को देखेंगे तो हमको इसका रोल के बारे में पता चल जाएगा। सो एक बहुत अच्छा आर्टिकल ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग, कि नाम से आपको किसी एरिया के बारे में कैसे जानने को पता चलता है। तो वैसे ही नाम से ही हमको एक बिल्डिंग का, एक इंस्टीट्यूशन का काम के बारे में पता चलता है। जैसे ऊर्जा भवन है तो वो पावर जनरेशन के लिए काम करेगा। सिमिलरली आर्काइव्स है, तो आर्काइव जो है आर्कियन से लिया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट हाउस या बिल्डिंग होती है जहाँ पे हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, और ये तो एक हमारा डेफिनेशन हो गया कि ओरिजिन ऑफ द टर्म। अभी दूसरा है कि बाकी जो स्कॉलर्स हैं, अदर स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द टर्म आर्काइव इज टेकन फ्रॉम आर्के। आर्के मीन्स पावर और सोवेरेनिटी। ठीक है, तो उसको डिपिक्ट करते हुए जो पावर, जो सेंटर की पावर या जो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पावर है उसके बारे में बता रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जैक्स डेरिडा, वो आर्काइव को डिफाइन करते हैं एज अ फिजिकल डिस्ट्रक्टिव सेंटर ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स थे और उसको जला दिया गया, तो वो सारे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स हमारे लॉस्ट हो गए। सिमिलरली इन द केस ऑफ आर्काइव, जो जैक्स डेरिडा है ये बोल रहे हैं कि जो आर्काइव है एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक फिजिकल बिल्डिंग है जहाँ पे तुम चीज़ें रख सकते हो। और अगर बिल्डिंग को कभी कुछ
इशू हो गया, बिल्डिंग में आग लग गई या फ्लड आ गया, तो जो डॉक्यूमेंट्स बिल्डिंग के अंदर रखे गए हैं दे विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है। एंड ही ऑल्सो सजेस्ट अ लिंक बिटवीन आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी। जैसे हम नेशनल आर्काइव के सेंस में बात करेंगे तो वहाँ हमारे डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं और वहाँ हमारे पास रिपोर्ट्स भी होती हैं, वेरियस रिपोर्ट्स। जैसे अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वगैरह है, तो वो भी हमको आर्काइव्स में मिल जाएंगी। तो इस वजह से भी आर्कियोलॉजी एंड आर्काइव्स के बीच में कनेक्शन होता है। Thus, he refers to archive as a physical location for preserving record of private and public agencies. In addition to this, archives serve as a storehouse of memory, residue, and interpretation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स या तो पब्लिक एजेंसी, सरकारी हो सकते हैं या तो प्राइवेट एजेंसीज के हो सकते हैं। जैसे कई प्राइवेट आर्काइव्स होती हैं या यूनिवर्सिटी आर्काइव्स तो नहीं होती हैं, बट प्राइवेट कलेक्शंस का प्राइवेट आर्काइव्स होता है जिसमें वो पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूट को डेडिकेटेड होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री वहाँ पे प्रिजर्व होती है। ठीक है, एंड इसके बाद फूको हैं, ये बहुत अच्छे फिलोसोफर है। इन्होंने हिस्ट्री, फिलोसफी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। And then he defines archives as quasi-transcendental metaphysical space. अब quasi-transcendental metaphysical space का मतलब होता है कि पारलौकिक आध्यात्मिक स्थान। पारलौकिक क्यों बोला इन लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे भले ही हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हैं, जैसे आज हम आर्काइव में जाएंगे तो मैं 2023 में आर्काइव में एंटर कर रही हूँ, बट एक तरीके का ये एक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि तुम एक टाइम पीरियड में जाते हो बट वहाँ पे हमारे 2 सेंचुरी के, 5 सेंचुरीज के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो एक टाइप का तुम ट्रांसिडेंट करते हो एक फिजिकल स्पेस से दूसरे फिजिकल स्पेस में। भले ही मैं 2023 में बैठी हूँ, पर मैं 1850s या 1700s में क्या चल रहा था, क्या काम हो रहा था, उसके बारे में पढ़ सकती हूँ, उस टाइप की सोसाइटी के बारे में जान सकती हूँ। और अगर किसी ने अपना एक डायरी लिखी है या ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो मैं उसकी मेमोरी एंड एक्सपीरियंस को भी पढ़ समझ सकती हूँ। तो इसी वजह से उसने बोला है कि ये एक आध्यात्मिक स्थान, एक स्पिरिचुअल एरिया भी हो गया और एक पारलौकिक, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं। और क्वाजी का मतलब होता है आधा, अर्ध। तो हम पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं, हमारा फिजिकल बॉडी इज स्टेशन एट वन प्लेस, बट मेंटली वी आर ट्रैवलिंग टू अदर डायमेंशन। उस तरीके से फूको का कहना था। एंड इसके बाद फिर अर्जुन अप्पादुराई हैं। तो इन्होंने कल्चरल मेमोरी के बारे में बात किया था। ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो सेड कि जो ये आर्काइव्स हैं दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आर्काइव का मतलब ये नहीं होता है कि खाली उन्होंने कलेक्शन बना के रखा हुआ है। आर्काइव इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अ रिसर्चर, क्योंकि उससे ही हम नॉलेज जनरेट करते हैं। जैसे मैं पहले बताया था कि अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आर्काइव में जाएंगे एंड विल सी कि पास्ट में इसको कैसे टैकल किया गया था। ठीक है, देन आर्काइव्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड मटेरियल अप्रोच that helps in formation of cultural memory. Archives produce knowledge, and socio-cultural anthropologist है अर्जुन अप्पादुराई. He understands archive as a site of memory, occupying a place between physicality of the stored material and the spirit animated which animates the past itself. तो जैसे जो फूको के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसी को एक्सटेंड करते हुए अर्जुन अप्पादुराई का आर्गुमेंट है कि भले ही ये एक फिजिकल एरिया है, फिजिकल स्पेस है जहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व हो रखा है, बट यहाँ पे मेमोरी भी ऑक्यूपाइड है कि उन डॉक्यूमेंट्स में लोगों की और उस सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, तो उनके लिव्ड एक्सपीरियंस भी इन डॉक्यूमेंट्स में बसे हुए हैं। ठीक है, आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। So, in order to arrive at a set definition of archive, archive can be referred to a physical location where public documents and other historical records are stored. ठीक है, और ये जो एंड में जो अभी मैंने डेफिनेशन बताया है, ये 21st सेंचुरी में हमने इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया था।
What was the definition again? Archive is a physical location where public documents and historical records are stored. ठीक है, एंड यहाँ पे नॉलेज जनरेशन भी हो रहा है, कल्चरल मेमोरी के बारे में भी बात हो रही है. एंड इवन दो आर्काइव्स आर डिस्ट्रक्टिव एंड दे कैन बी डिस्ट्रक्टेबल, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है फॉर स्मूदर गवर्नेंस एंड फॉर नॉलेज जनरेशन. ठीक है, और अभी जो बहुत सारी आर्काइव्स हैं, इन लोगों ने भी डिजिटल मेथड को यूज़ करना शुरू कर दिया है. सो जितनी इनकी बुक्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या बहुत पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं लाइक बीकानेर आर्काइव या नेशनल आर्काइव, इन लोगों ने इन चीज़ों को डिजिटाइज करके दे हैव मेड इट एक्सेसिबल टू द पब्लिक, टू द कॉमन पब्लिक, कि वो जाके इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. अभी हम आर्काइव का डेफिनेशन जानेंगे जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. सो इन 1770 सैमुअल जॉनसन जो हैं, उन्होंने आर्काइव को डिफाइन किया है एज अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट राइटिंग आर केप्ट. इट्स इन द 18th सेंचुरी, कि यहाँ पे पुरानी राइटिंग, अभी तो हम बोलते हैं कि आउट ऑफ सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट्स, बट इन 1770 ही सेड कि इट्स अ प्लेस वेयर एंशिएंट राइटिंग्स आर रिकॉर्डेड. फिर मिड 19th सेंचुरी में चार्ल्स रिचर्डसन जो हैं, उन्होंने आर्काइव्स को देखा एज अ प्लेस दैट स्टोर्स पब्लिक डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक जगह जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे सेंसस रिपोर्ट्स हो गई, गैजेटियर्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें, बही खाते हो गए कुछ कुछ, तो उनको वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है. 1898 में आर फ्यूरिन, जे फेथ एंड एस म्यूलर जो हैं, उन्होंने डिफाइन किया आर्काइव को एज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग एंड प्रिंटेड मैटर. सो बेसिकली कोई भी चीज़ जो प्रिंटेड फॉर्म में है, जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, उसको तुम आर्काइव में सेव कर सकते हो. एंड दीज थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी and were intended to remain in the custody of that body of the officials. ठीक है, 1898 में क्योंकि इस टाइम पे कॉलोनीज बनना एंड कॉलोनाइजेशन इसके पीक पे था, तो इन लोगों ने क्या किया, आर्काइव्स बनाते थे बट दे वर नॉट ओपन टू द इंडियन और द कॉलोनाइज्ड पब्लिक. तो जिसने आर्काइव बनाया है, उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कोई आर्काइव है, तो उसके ही बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, ओनली दे कैन एक्सेस दोज आर्काइव्स. उस टाइम पे दीज आर्काइव्स वर नॉट ओपन टू द रिसर्चर्स who belong to the colonized countries or to for that matter the general public. इसी वजह से इन लोगों ने इसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया है कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स एंड प्रिंटेड मैटर received and produced by an administrative body, and they were intended to remain in the custody of the particular body who generated these materials. अब 1922 में हल्का सा कुछ चेंज आ रहा है. इंग्लैंड हिलेरी जो हैं, शी सेइंग collection of documents है archive that form the part of official transactions. ठीक है, तो इंग्लैंड हिलेरी जो है person says कि archives and documents which formed a part of official transaction and were preserved for official reference. So इन लोगों ने इसको एकदम स्पेसिफाई कर दिया कि इसका सिर्फ ऑफिशियल है, कोई रैंडम कॉमन पब्लिक आके इसको नहीं देख सकती है. जितना आधिकारिक तौर पे अधिकारी लोग ही इसको देख पाएंगे, बाकी और कोई नहीं देख पाएगा. इन 1928 यूजीनो कैसानोवा जो है, इसे कि आर्काइव्स आर ऑर्डरली एक्यूमुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय एन इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल विच आर प्रिजर्व फॉर लीगल, पॉलिटिकल और कल्चरल पर्पस. ठीक है, ऑर्डरली एक्यूमुलेशन क्या होता है कि इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, वो अल्फाबेटिकली होगा, उसमें तुम्हारे गैजेट्स एक तरफ होंगे, तुम्हारी बुक्स एक तरफ होंगी, तुम्हारे आर्टिकल्स एक तरफ होंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एक तरफ होंगे और लीगल रिकॉर्ड्स एक तरफ होंगे. तो इस तरीके से, और मैप, जो कार्टोग्राफिक मैप्स होते हैं ना, क्योंकि पुराने टाइम पे हैंडमेड मैप ज़्यादा यूज़ किए जाते थे एंड दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द सिटीज़, या फिर कोई एक विलेज या फॉरेस्ट कवर को जानने के लिए. तो इन चीज़ों को भी बहुत संभाल के एक तरीके से अरेंज करके रखा जाता था. इसके बाद सिमिलर कंटिन्यू हो रहा है 1953 में. एडोल्फ ब्रेंके
जो हैं, he said that documents that were out of legal or business activities intended for permanent preservation as a source of past were kept in the archives. So 1953 में जब ये कॉलोनाइजेशन वाला जो स्प्री है थोड़ा खत्म हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर बिकमिंग इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, एंड इंडिया भी इंडिपेंडेंट होके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर चुके थे बाय 1950 एंड 1951. अब ये जो डेफिनेशन ऑफ आर्काइव है वो भी चेंज हो रही है, जहाँ पे आर्काइव्स को कंसिडर करा जा रहा है एज अ स्टोर फॉर डॉक्यूमेंट्स which were out of legal or business activities of a physical or legal body, which are intended for permanent preservation, and a place where they can be stored for reading the past. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको जो बिजनेस जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं या जो लीगल फर्म्स हैं और जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं जिनको यूज नहीं किया जा रहा था, तो ये जो मॉडर्न डेफिनेशन आजकल हम आर्काइव्स की समझ रहे हैं, ये 1953 से ही शुरू हुई है. एंड इन 1956 ट्रिया शेलेनबर्ग जो हैं, he says that archives is a collection of records of any public or private institution considered worthy of preservation for the purpose of research. ठीक है, तो 53 में एज अ सोर्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री को पढ़ने के इसमें के मकसद से आर्काइव को देखा जा रहा था, और 56 में एज अ सोर्स फॉर रिसर्च, वो रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकती है, डजेंट मैटर कि वो हिस्ट्री का ही होना चाहिए. पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग, इस तरीके की चीज़ें भी इन रिकॉर्ड्स को पढ़ के हम समझ सकते हैं. सो ये वाला आइडिया 1956 से शुरू हो रहा है. एंड इन 1964 अर्नेस्ट पॉसनर जो है वो कहते हैं कि ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो आर्काइव है. ठीक है, तो गवर्नमेंट एजेंसी के रिकॉर्ड्स रखते हैं यहाँ पे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड रखते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है फॉर बिकॉज दे एंड्योर वैल्यू बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन देम. एंड बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे इंडिया में तो कितना वॉर्स हुआ है ना, तो इन वॉर के रिकॉर्ड्स भी हम आर्काइव्स में मिलते हैं. तो बेसिकली, और इन डॉक्यूमेंट्स को हम ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी, तो इनको संभाल के एक पब्लिक अथॉरिटी के पास रखना होता है जहाँ पे इनको प्रिजर्व किया जाए, और ताकि इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो इस तरीके से. सो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है एंड बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको जानने समझने के लिए भी इन पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए, या अगर कोई पीस ट्रीटी साइन हुई है या कुछ इस तरीके से. सो बेसिकली इट्स अ हाउस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से इनको संभाल के रखा जाता है. अब माइकल रोपर हैं, इन्होंने बोला कि आर्काइव्स ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड and the relationship of which may be that of a common purpose, format or sources. So basically he is saying इन records को रखा गया, पुराने documents को रखा गया एक common purpose के लिए, एक proper administration के लिए, एक format और source के लिए. Format क्या है कि इससे पता चलेगा कि चल रहे हैं, कि अगर इंडिया ने 47 पे सोचा था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद एक डेवलप कंट्री की तरफ मूव, पता चलेगा ना डेवलप कितना हम नहीं करते, इस वजह को दिखाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है. और बाकी सोर्स है ये हमारे बहुत सारे पॉलिसीज के लिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत लीगल सोर्सेज उसमें भी, एंड हिस्ट्री को जानने के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ये है ही. तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे आर्काइव्स का. अब आर्काइव्स बहुत तरीके की होती हैं. एक कॉलेज यूनिवर्सिटी आर्काइव होती है जिसको एक लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है, बट जैसे जो आउट ऑफ पब्लिकेशन बुक्स होती हैं उनको इसमें संभाल के रखा जाता है. जैसे अगर 1840s में अगर कोई बुक छपी थी, अभी उसको लोग इतना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती है, तो उस बुक को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आर्काइव में रखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल JNU का जो मेन
अम्बेडकर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बेसिक लाइब्रेरी है, रीडिंग यूनिट्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, और फिर वहाँ पे जो रेफरेंस बुक्स है उनमें ही एक आर्काइव सेक्शन है या डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। तो वहाँ पे बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेंगे। इसी तरीके से रेड पेपर में तो नहीं, बट हाँ उनको रैप अप करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। ऐसे ही डीयू में भी जो साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस की लाइब्रेरीज हैं, उनमें एक सेक्शन होता है जहाँ पे आर्काइव्स होती हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए परमिशन लाइब्रेरियन से ले सकते हैं, एंड इट टेक्स अ डे और 2 और इनको एक्सेस आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। पेरेंट इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री इसमें रहती है, बाकी जो हमारा सोसाइटी है उसका हिस्ट्री और पॉलिसीज वगैरह का रहता है यहाँ पे, और इन चीज़ों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर्काइव्स है उसको स्पेसिफिकली जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन रखा जाता है। जैसे अगर डीयू वाला कोई बेसिकली कोई रिसर्चर है या कोई एमए या बीए का स्टूडेंट है, उसको अगर कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, दे कैन टेक परमिशन ऑफ द लाइब्रेरी एंड तो उतना ज्यादा कॉमन पब्लिक एज सच हम नहीं बोलेंगे, दीज आर ओपन फॉर ओनली स्टूडेंट्स, ठीक है, और द फैकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद कॉर्पोरेट आर्काइव्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट आर्काइव्स में क्या होता है, पर्टिकुलर कंपनी का या उस कॉर्पोरेट सेटिंग का अपना एक डॉक्यूमेंट होता है जो उसकी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डॉक्यूमेंटेड। तो बेसिकली जो भी उनका ट्रांजैक्शन हुआ है उस कंपनी का या उस बॉडी का, तो उसको संभाल के रखा जाता है कॉर्पोरेट आर्काइव्स में। और ये पूरी तरीके से प्राइवेट आर्काइव्स होती हैं अगर वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट होल्डिंग है, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड द पर्सन और द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये अपना आर्काइव रखा है, दे आर फ्री कि वो किसी के लिए इसको ओपन करें ना करें, इसकी एक्सेसिबिलिटी पर्टिकुलर लोगों के लिए रखें ना रखें, तो उसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड देन देयर इज दिस गवर्नमेंट आर्काइव। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ नेशन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके हिस्टोरिकल सोसाइटीज होती हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या बाकी जो पुरानी सोसाइटीज हैं, इनके भी अपने आर्काइव्स होते हैं। इनको ये क्यों बनाते हैं, टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वो भी अपने हिस्टोरिकल सोसाइटीज का पार्ट होते हैं, उन्होंने भी अपने आर्काइव्स बनाए होते हैं। और ये लोग इंडिविजुअल म्यूजियम्स या इंडिपेंडेंट म्यूजियम्स जो होते हैं उनके भी अपने आर्काइव्स होते हैं। ठीक है, एंड देन रिलीजियस आर्काइव्स। ठीक है, तो दे सर्व एज religious institutions and public or the I perceive to be important। आर्काइव में इतना सेक्युलर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बट वो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पुराने से पुराने, नए से नए, उनको संभाल के रखा जाता है। एंड डोनेशंस अगर कुछ मिली हैं या उनके कितने पिलग्रिम आ रहे हैं, कितने डिवोटीज उनके पास हैं, इन सब चीज़ों को इन आर्काइव्स में रखा जाता है। और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी इसमें भी गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस कैन डिसाइड कि कौन सा मटेरियल पब्लिक के लिए अवेलेबल कराएंगे और कौन सा मटेरियल नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वो अपने एक क्लोज्ड निट सर्कल को ही प्रोवाइड कराना पसंद करते हैं। तो बाकी इसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल कलेक्शन। ठीक है, स्पेशल कलेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे हाउस आइटम्स बाय फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैंने रतन जी टाटा वाला जो कलेक्शन था मुंबई वाला, जिसमें सेरेमिक और पोर्सिलिन है, तो वो स्पेशल कलेक्शन है, वो इंडिविजुअल कलेक्शन है, उसको उन्होंने म्यूजियम को डोनेट किया है। तो इस तरीके से जैसे न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम है नासिक में,
वहाँ पे जो जैन मर्चेंट्स हैं, उन लोगों ने अपना प्राइवेट कलेक्शन ऑफ जैन टेक्स्ट एंड अदर बुक्स उसको डोनेट किया था, तो वो उस पर्टिकुलर आर्काइव का एक स्पेशल कलेक्शन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है सब्जेक्ट कलेक्शन का, वो डाइवर्स चीजें उसमें आ सकती हैं। वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकता है, मेडिसिन के बारे में बात कर सकता है, लॉ के बारे में, लिटरेचर के बारे में, फाइन आर्ट के बारे में। तो एवरीथिंग दैट हैज बीन डोनेटेड टू दैट आर्काइव, उस आर्काइव को जो चीज डोनेट किया है उसको आप स्पेशल कलेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्राइबल आर्काइव। ठीक है, और ट्राइबल आर्काइव में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ट्राइबल हिस्ट्रीज के प्रिजर्व करके रखा जाता है, ट्राइबल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो दे रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ रीजनल गवर्नमेंट एंड कल्चर्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिसर्चर्स कैन एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स बट सम कैन ओनली बी एक्सेस बाय द ट्राइबल लीडर्स or specifically designated groups. The access also depends on cultural protocol of the community. तो similar to the religious archive, वैसे ही ट्राइबल आर्काइव में भी दो ये पब्लिक के लिए खुले रहते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वो सिर्फ अपने रिलीजियस लीडर्स को या अपना ट्राइबल कम्युनिटी को, उन्हीं लोगों को एक्सेस करने देंगे। और इनके स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ग्रुप्स, अगर गवर्नमेंट का परमिशन है या माइनॉरिटी कमीशन का परमिशन है या उस तरीके से, तो जाके उन डॉक्यूमेंट्स को देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस धर्मशाला में एक तिब्बतियन मॉनेस्ट्री वगैरह है, तो इवन दो दैट्स नॉट अ ट्राइबल आर्काइव, बट वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो सिर्फ ये रिलीजियस आर्काइव के अंडर आ सकता है। सिर्फ उस फेथ को फॉलो करने वाले लोगों को एक्सेस करने देते हैं या मॉन्क्स को एक्सेस करने देते हैं, इवन दो द पर्सन इज फॉलोइंग दैट फेथ, बट अगर वो मॉन्क नहीं है तो वो उस डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकते। सिमिलरली ट्राइबल आर्काइव में भी अगर आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपको नहीं देखने दे सकते। बाकी जो कॉमन नॉलेज है उसके डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। या अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हो या कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो एंड आपके पास स्पेशल परमिशन है, सो इन दैट केस वो जो स्पेशल ग्रुप है उनको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रीजनल गवर्नमेंट का और उसका कल्चर का या रीजनल कम्युनिटी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो ट्राइबल आर्काइव्स में रखी रहती हैं। एंड देन सिमिलरली कम्युनिटी आर्काइव जो होती हैं, these archives are set up by the disadvantaged group. Disadvantaged group बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि इवन दो बहुत पॉलिसीज हैं बट स्टिल देयर हिस्ट्रीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन इंस्टीट्यूशंस। तो वो अपना पर्टिकुलर कम्युनिटी के म्यूजियम्स या आर्काइव्स बना देते हैं या इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं जिनके अंदर उनकी कम्युनिटी रिलेटेड रीडिंग्स रखी रहती हैं। ठीक है, so these archives are set up by the member of disadvantaged group who think that their histories are not being reflected in governmental or educational institutions like the LGBT queer person, immigrant communities, racial and ethnic minorities. तो immigrant communities बहुत है इंडिया में। सबसे सेफेस्ट एग्जांपल है तिब्बतियन कम्युनिटी का जो इंडिया में रहे हैं। They have opened many educational institutions like the archives and museum, जिसमें वो अपना हिस्ट्री और कल्चर को डिपिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पीछे इस स्लाइड के पीछे जो मैप है, ये ऐसे ही एक तिब्बतियन म्यूजियम से लिया गया है जिसमें वो अपनी डाइवर्स कम्युनिटी के बारे में, कौन सी कम्युनिटी का क्या सामान होता था, क्या व्यापार होता था, उसको अच्छे से डिपिक्ट कर रखा है। सो बेसिकली ये अपने कल्चर, क्योंकि दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड, तो ये लोग यहाँ आके अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि दीज वर द थिंग्स दैट वर प्रेवलेंट इन देयर लैंड व्हेन दे वर लिविंग इन दैट प्लेस। ठीक है, तो ये कम्युनिटी है, इनको लगता है कि मेन स्ट्रीम इसमें, क्योंकि इमिग्रेंट हैं तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इनको छोटी जगह मिलेगी। इस वजह से ये अपने खुद के आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स एस्टैब्लिश करते हैं, जस्ट इन केस अगर किसी को इनके बारे में जानना है, इनकी कम्युनिटीज के बारे में जानना है, इनकी हिस्ट्री एंड इनका वे ऑफ लाइफ के बारे में जानना है, तो यहाँ आके इन चीज़ों को
देख और समझ सकते हैं। सिमिलरली डिजिटल आर्काइव, जैसे मैं पहले ही बताया था, they were developed and managed by any institute with the content scanned and digitized from the physical collection। तो जैसे पहला डेफिनेशन ये था ना, यहाँ पे वाला हमारा जैक्स डेरिडा, इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एंड डिस्ट्रिक्टिव सेंटर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसी वजह से हमारे डिजिटल आर्काइव आजकल बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है। एंड आफ्टर कोविड डिजिटल आर्काइव को बूम मिला है, क्योंकि फिजिकल मोबिलिटी बहुत कम हो गई थी, लॉकडाउन हो गए थे, तो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना शुरू किया। तो बेसिकली डिजिटल आर्काइव ये होता है कि एक फिजिकल बिल्डिंग है, एक जगह है जो आर्काइव है, आप वहां जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और फिर वो अपने इसमें अपलोड करेंगे। तो हर एक आर्काइव ने, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है या बाकी और आर्काइव्स हैं, उन लोगों ने अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ऑल्दो सारे नहीं हो पाए हैं, बट 30 to 40% ऑफ डॉक्यूमेंट उन लोगों ने उसको डिजिटाइज करके, स्कैन करके ऑनलाइन डाल दिया है। एंड दीज रिपोजिटरीज कैन बी एक्सेस बाय एनीवन हु हैव एन एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, अब इसके बाद आर्काइवल रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, कि ऐसा क्या है जो आर्काइव में हमको मिल सकता है अगर हम किसी आर्काइव को कभी विजिट करेंगे तो आर्काइव जो है बेसिकली नॉन करंट रिकॉर्ड किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के, उनको प्रिजर्व करके रखती हैं अपने पास। यहाँ पे हमें एक आर्काइव जो है वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट मिल सकता है, किसी भी तरीके का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल सकता है, एंड यहाँ पे हमारे पास साउंड आर्काइव भी है। साउंड आर्काइव जैसे IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर आर्ट्स जो है, अगर आप उसका पेज खोलोगे तो उसमें एक साउंड आर्काइव वाला पेज है, जहाँ पे फोक सॉन्ग, ट्राइबल सॉन्ग, म्यूजिक या छोटी मोटी जैसे हल्की फुल्की आवाजें, चिड़िया की आवाजें या किसी बहते हुए पानी की आवाजें, इस तरीके। एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट में भी ये साउंड आर्काइव उन्होंने रखा हुआ है, जहाँ पे ये वैरायटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स उसको रखते हैं और बाकी सारी चीजें प्रिजर्व करके रखते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं या बोली भाषाएं हैं जो धीरे धीरे डिस्टिंक्शन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी, इंग्लिश या बाकी लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो बहुत सारे डायलेक्ट हमारे खो चुके हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए साउंड आर्काइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर हमको कभी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या पर्टिकुलर जॉनर ऑफ म्यूजिक के बारे में पता करना है, तो हम साउंड आर्काइव में जाके एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद कार्टोग्राफिक आर्काइव्स भी होती हैं, जहाँ पे हमें तरह तरह के मैप और टेरेन यानी कि रेगिस्तानी ज़मीन का मैप या पहाड़ी ज़मीन का मैप, उस तरीके से अलग अलग हमको मैप्स मिल सकते हैं। ट्रेड रूट के मैप होते हैं, जैसे ये जो पर्टिकुलर मैप है ये कम्युनिटी का मैप है, जिसमें इनके क्या क्या लोगों का पहनावा क्या है वो दिखाया हुआ है, इनके जो मेजर एरिया स्पेसिफिक एनिमल्स हैं उनको दिखाया हुआ है, इस एरिया में पहाड़ है या लेक है या नदी है वो दिखाया गया है, फिर इसमें दिखाया गया है कि ये लोग किस चीज़ में ट्रेड करते थे, वो भी इसमें शो किया गया है। ठीक है, एंड देन पेंटिंग्स, ड्राइंग या कोई भी कपड़े का प्रिंट भी, या वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग इन द ऑन द क्लॉथ, कि जैसे फुलकारी एक हो गया, कांथा एक हो गया, अलग अलग टाइप हैं कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करने का, इन सब का। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी धीरे धीरे खोती जा रही हैं। पहले हम बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हम हैंडलूम वगैरह को ज़्यादा ध्यान देते थे, तो उस टाइप की चीज़ों को जानने के लिए वो कैसे बनती थी, क्या होता था, वो सब भी हमको आर्काइव्स में एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। एंड अगर फिजिकल चीज़ देखनी है तो हम किसी म्यूजियम में जाके उसको देख सकते हैं। एंड देन वैरायटी ऑफ फोटोग्राफी, कि अगर हम आर्काइव में जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन कैसे बना, कब बना, या लाल किले के पास का ज़मीन का जो ऑक्यूपेशन है वो कैसे हुआ, कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपना कैंप लगाया, फिर धीरे धीरे पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली बना, तो वो सब भी फोटोग्राफी के थ्रू डॉक्यूमेंट रहता है, और ये फोटोग्राफ्स भी हमको आर्काइव्स में मिलती हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मोशन पिक्चर, फिल्म्स, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्रीज, ये भी एक आर्काइवल रिकॉर्ड का पार्ट होता है। ठीक है, अनपब्लिश्ड लेटर्स और डायरीज, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को आर्काइव्स में देखने को मिल सकती हैं।
अभी मैं क्वेश्चन किसी को पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। ये नोट्स जो है ना, इसके जो मैंने रीडिंग्स आप लोगों को बताया था उसमें से आप कर सकते हैं। मेरे पास आप लोगों की डिटेल नहीं है, तो अगर मैं गूगल क्लासरूम भी बना देती हूँ तो आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, थैंक यू। फिर से किसी को स्लाइड शो नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क का इशू है। मैं दोबारा से शो करती हूँ स्लाइड, सो दैट आप एक बार यू कैन गो थ्रू इट अगेन। एक सेकेंड, मैं स्लाइड वाला सेक्शन ओपन करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरे नेटवर्क में इशू नहीं है। आई थिंक आप लोगों की तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम हुआ। तो जिन लोगों को स्लाइड नहीं दिखा था, अगर आप लोग चाहें तो इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट, इन स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ये इमेजेस मेरी पर्सनल हैं, तो प्लीज़ उसको रिप्रोड्यूस मत करना। बट हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़ के समझ के इसी ट्रैजेक्टरी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड था जिसमें कैसे आर्काइव्स का नेचर चेंज हुआ है या कहाँ कहाँ पे कैसे आर्काइव्स ने किया है। तो वो है यहाँ पे कि टर्म कैसे कैसे चेंज हो रहा है और कहाँ से आर्काइव वाला टर्म लिया गया है। ये इसका डेफिनेशन है कि कैसे 18 सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट्स या डेफिनेशंस आर्काइव्स का आया है। तो आई थिंक ये हो गया, आप लोग देखने से। ये टाइप्स ऑफ आर्काइव कि कितने तरीके की आर्काइव होती हैं और ये आर्काइव में आप लोगों को क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये वो वाला है। कल हम लोग म्यूजियम्स के बारे में पढ़ेंगे और म्यूजियम का आई थिंक अगर वो सेक्शन कंप्लीट कर सकती हूँ कि आर्काइव, म्यूजियम और लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो आई थिंक वो भी हम कल कर लेंगे अगर हो पाया तो। ठीक है, अभी और किसी के कुछ डाउट्स हैं या कुछ इशू है किसी चीज़ में तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे नोट्स हैं उनको मैं स्लाइड्स में डाल दूँ, सो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो एंड उसके बेसिस पे आप लोग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक हमारा क्लास हो गया है अभी कंप्लीट। अभी मुझे और कोई क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, तो विल एंड द क्लास राइट नाउ और थैंक यू फॉर अटेंडिंग। एंड कर रहा हूँ मैं क्लास।